नरेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हम जो 8th टेस्ट हुआ था उस 8th टेस्ट के पूरे क्वेश्चन है उनका एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस इसी पैटर्न से आपको बाकी अपने कोई पेपर होते हैं उन पेपर का इसी प्रकार से एनालिसिस जो करने का जो पैटर्न है वो तरीका बता रहे हैं। और इसके साथ में आपको क्या मिलते हैं 50 MCQs। अब उसके साथ साथ में 4 और ऑप्शन मिलते हैं। इसका मतलब 200 MCQs अपन निकाल रहे हैं। आपका टेस्ट एक क्वेश्चन का नहीं हो रहा, 200 क्वेश्चन का हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है वो चीज़ को अपन इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत देखेंगे। अब देखो, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है उन लोगों से मेरी करबद्ध निवेदन है कि टेस्ट दें। यदि कोई भी आपको इस प्रकार की सलाह देता है कि टेस्ट नहीं देना है तो वो बिल्कुल भी नहीं माने। टेस्ट देना इज एसेंशियल। 1 से 2 दे सकते हैं आप टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतनी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस उसी के तहत दिखेगी। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एसेंशियल भी मान लीजिए। ये सफलता के लिए सबसे पहली सीढ़ी यदि देखोगे तो वो टेस्ट ही है। चलो, टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन किन किन लोगों का क्या रहा है और इस टेस्ट को मैं आपको बताऊंगा कि इसका देखो किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है और कैसे माइकल जॉर्डन ने इस चीज़ को बताया है। वो भी अपन अभी 1 मिनट मोटिवेशन के अंतर्गत लेंगे। उससे पहले जो लोगों का कुछ अच्छा कर रखा है उन लोगों का एक बार अपन थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। ये सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट है वो बालाबाई जाट की है। सेकंड नेपाल जी की है। नेक्स्ट 3 नंबर है जो मनोज कुमार जी मीणा की है। अब इसके अंतर्गत जो थर्ड है अमित जी सांकला के। 4th मोना जी कुमाऊत की है। 6th पवी जी की है। 2nd शुदा जी की है। 8th अर्शिक जी चौधरी की है। 9th सुरजीत जी की है। 10 श्याम जी की है। इसी के बीच के अंतर्गत इनके नंबर भी लिखे हुए हैं, कौन कौन लोग कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद यासीन जी की है। 11 12 रचना जी देवलिया। 13 गोविंद लाल जी मीणा। 14 सलीम खान जी। 15 रमेश जी। 16 भगवान सिंह जी देवड़ा। 17 शेम। 18 जो भी है रॉक्स वगैरह क्या नाम है। 19 हेमंत कुमार जी। 20 गणेश जी चौधरी। 21 सुमन जी स्वामी। 22 मनोज सिंह जी। उत्तम सिंह जी। अविनाश जी शर्मा। 24 25 राजेंद्र जी चौधरी। 26 महेंद्र जी रांकावत। 27 शिवानी तंवर जी और भंवरलाल जी कसवा। 28 और 29 नर्मदा और 30 पे जो भी एस वगैरह जिसने अपना नाम है। तो इन लोगों ने देखो हौसला किया है, टेस्ट देने के लिए आए हैं। इनको जो टेस्ट देता है उसी को ये टेस्ट पेपर भी उसके अंतर्गत उसके अवेलेबल रहता है। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं उनको ये टेस्ट भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आप टेस्ट देने में कितना सा समय लगता है और थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके ही दें। बिना तैयारी किए हुए टेस्ट देने का उतना फ़ायदा नहीं है जितना तैयारी करके ही दें। हालांकि आप अपने कभी तैयारी कम भी है तो भी टेस्ट दें। मुश्किल से 15 से देखोगे, यदि आप देखोगे इन्होंने 19 मिनट के अंतर्गत किया है, उन्होंने 29 मिनट के अंतर्गत 19 मिनट के अंतर्गत जितने भी है, मतलब कि 20 से 25 मिनट के अंतर्गत यदि अपन 50 MCQ देख रहे हैं और 50 के साथ साथ में 200 प्रकार के MCQ देख रहे हैं तो वो काम जरूर करना चाहिए। देखो, इस जो टेस्ट है इसकी इंपॉर्टेंस को किस प्रकार से आप देखना। ये जो बास्केटबॉल की खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन, इन्होंने कहा है मैं जीतने के लिए खेलता हूं, मैं जीतने के लिए खेलता हूं, चाहे वो प्रैक्टिस के दौरान हो। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस ही हो रही है। जो टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं वो क्या है, प्रैक्टिस है। चाहे वो प्रैक्टिस के दौरान हो या असली खेल, जो आप लास्ट के अंतर्गत जो आपका एग्जाम दोगे वो तो है असली खेल। अभी ये हो रही है जो प्रैक्टिस के दौरान। ये किस दृष्टि से खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। अपन भी यदि जो भी टेस्ट दें उस टेस्ट के अंतर्गत अपनी यही भावना होनी चाहिए कि हम ये RPC ही ले रही है, उसी भावना से उसको टेस्ट देंगे असली खेल के लिए। और मैं जीतने के लिए मेरे और मेरे प्रतिस्पर्धी उत्साह के रास्ते में कुछ नहीं आने देता हूं। मैं जीतने के लिए मेरे, अब यहां मेरे का मतलब यहां पर यह है मेरे और मेरे प्रतिस्पर्धी के उत्साह के रास्ते में कुछ नहीं आने देता हूं। मेरे मतलब कि जो अपने बहुत सारे जो शौक हैं, जो कई इंद्रियों के शौक हैं कि इधर शादियों में जाएं, खाना खाएं, कहीं घूमने जाएं, ठीक नहीं, तो जो आंखों के शौक लें,
कोई इधर उधर भटकना करना, खूब प्रकार के कई बातों के अंतर्गत शौकीनदार होते हैं। तो ये मैं और मेरे प्रतिस्पर्धी उत्साह के रास्ते में कुछ भी नहीं आने देता हूं। इस प्रकार की कोई हर्डल को वो नहीं आने देते हैं। तभी तो इनका नाम माइकल जॉर्डन है। इन्होंने ओलंपिक के अंतर्गत जो गोल्ड मेडल के अंतर्गत भी इनका योगदान रहा है और बहुत सारे पदक हैं। मतलब कि बास्केटबॉल के एक प्रकार के कह सकते हैं राजा या भगवान है। यदि किसका नाम लिया जाएगा तो माइकल जॉर्डन का लिया जाता है। तो ये चीज़ माइकल जॉर्डन से अपने जीवन के अंतर्गत भी हमको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब अपन जो क्वेश्चन थे 8th पेपर के उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी अपन को ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन के अंतर्गत और क्या क्या इससे संबंधित चीजें हो सकती है उनको भी अपन को देख करके चलना है। तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध वैसे बेंगू किसान आंदोलन से है। इसके अंतर्गत देखो ऑप्शन तो हो जाएगा सी। अब अपन को बेंगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, इसका मतलब परीक्षक ने दिया है तो यहां से भी क्वेश्चन कुछ बनने की संभावना रहती है। तो अब बेंगू किसान आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये आंदोलन किसकी आदेश पर? इन्होंने पथिक जी ने कहा था, जो विजय सिंह जी पथिक थे उन्होंने कहा था कि आपको ये आंदोलन करना है। किसको कहा था? तो राम नारायण जी चौधरी को कहा था। ये इनकी नेतृत्व में हुआ था, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। अब इस नेतृत्व के अंतर्गत भी जब किसानों ने अपनी कुछ बातें रखी और फिर किसानों और वहां के जो ठाकुर थे अनूप सिंह, किसान और अनूप सिंह जी के मध्य, किसान वर्सेस अनूप सिंह जी के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। उस समझौते को क्या कहा जाता है? बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। परंतु इसको वापस से इसको रद्द कर दिया गया था। और यदि अपन बेंगू किसान आंदोलन से कोई चीज देखें जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो यहां से गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ था वो भी यहीं से संबंधित है। और गोविंदपुरा हत्याकांड के दो या इसके अंतर्गत जो रूपा जी और कृपा जी है इनकी भी यहां पर गोलीकांड के अंतर्गत हत्या हुई थी। तो ये चीज यहां से पूछी जा सकती है। तो इसको अच्छे से बिल्कुल अपन को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। इनकी 1923 के आसपास रूपा जी कृपा जी की हत्या हो गई थी। अब बात आती है किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन है। अब बात आती है सीकर किसान आंदोलन। तो सीकर किसान आंदोलन के देखो यदि क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जाता है तो एक तो ये हुआ था 1922 के अंतर्गत। सबसे पहले तो 1922 के अंतर्गत हुआ था। 1922 के बाद में जो यहीं के सीकर के अपने ठाकुर थे, जो कल्याण सिंह जी थे, वहीं पर अखिल भारतीय जो जाट महासभा थी उन्हीं के लिए जो भूमि के लिए आंदोलन हुआ था, अखिल भारतीय जाट महासभा ने इसको अधिवेशन को बुलाया और यहां पर किया गया। अब इससे भी ज्यादा यहां से देखो क्वेश्चन, जो मुख्य क्वेश्चन बनता है अप्रैल 1934 के अंतर्गत जो किशोरी देवी है, किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 कुछ जाट महिलाएं, कुछ और भी रही होगी, तो इन महिलाओं ने मिलकर के एक आंदोलन खड़ा किया था। तो ये कई बार सीकर किसान आंदोलन को याद रखना है। अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हुआ था? किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। अब हुआ तो ये जब स्टार्टिंग तो हुई थी अपने ठाकुर जो कल्याण सिंह थी उनकी मृत्यु के बाद में स्टार्ट हुआ था। अब और इस किशोरी देवी के अलावा इसके अंतर्गत रिलेटेड कौन कौन हो सकते हैं पूछ लिया जाता है तो सरदार हरलाल सिंह और जो नेतराम जी थे, नेतराम पृथ्वी सिंह वगैरह इससे संबंधित थे। एक बात यहां से देखो, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन हमेशा ही आपको यहां से पूछा जा सकता है, यह ध्यान रखना, अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस आंदोलन की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट देखिए आता है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत देखा जाए तो ये जंगली सूअर थे। जंगली सूअर वहां की फसलों को नष्ट कर देते थे, तो उनके लिए इस प्रकार का उनको समाप्त करने के लिए जैसे आंदोलन था। तो ये हुआ था, वहां के महाराजा थे, 1925 के आसपास हुआ था और 1925 के आसपास ही जो महाराणा जय सिंह के विरुद्ध हुआ था। और इन्होंने किसानों ने कहां पर इकट्ठे हुए थे? अलवर किसान आंदोलन के लिए निमूचना के अंतर्गत। यहां पर
निमुचना गोलीकांड भी हुआ था। निमुचना के अंतर्गत जो किसान सभा आयोजित की जा रही थी और उसी के अंतर्गत गोलीकांड हुआ जो 1925 के अंतर्गत इस प्रकार का आंदोलन हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, एक बेंगू से अपने और भी याद रख लेना, एक ट्रेंच आयोग था ना, वो भी इसी बेंगू से संबंधित था, अपन ने पिछले पेपर के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन। देखो यहां से अभी जो वन विभाग का एग्जाम हुआ था, वन रक्षक या वनपाल के अंतर्गत मैंने जो पेपर देखा था, अपने डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत भी था। तो उसके अंतर्गत क्वेश्चन था कि जो भरतपुर किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? भरतपुर के राजा ही थे। इन्होंने शुरुआत तो की थी करशन सिंह जी ने, परंतु इनकी सफल नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर जो भू राजस्व वसूल करने थे, कौन वसूल करते थे? किसको वसूल करते थे? भू राजस्व को। उनको कहते थे लंबरदार। उनको क्या कहते थे? लंबरदार। और इसी के अंतर्गत एक लंबरदार थे, भोजी लंबरदार। इसका नाम क्या था? भोजी लंबरदार। इन भोजी लंबरदार ने यहाँ पर जो आंदोलन किया था, फिर इसको भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अगर बात देखें तो ये सब कहाँ से? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बेंगू किसान आंदोलन, रूपाजी करपाजी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से। सीकर किसान आंदोलन में 1934 वाला किशोर देवी का याद रखना है। फिर अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत निमुचना वाला याद रखना अपन को असेंशियल है, बेंगू का रामनारायण चौधरी द्वारा शुरू किया गया था। तो भोजी लंबरदार का संबंध किससे है? तो भरतपुर किसान आंदोलन से। चलो थोड़ा सा फास्ट भी ले लेते हैं। अब बात आती है कि बूंदी प्रजामंडल किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बूंदी प्रजामंडल किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसमें सीधा सा ऑप्शन तो डी है। क्या है? डी ऑप्शन है। बूंदी के अंतर्गत भी देखोगे जो 1931 के अंतर्गत हो गया था, जो कांतिलाल जी के द्वारा। अब इसके अलावा इसमें बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1944 में। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अब उसमें हरिमोहन जो माथुर साहब थे या कुछ जो ब्रज अपने सुंदर जी शर्मा वगैरह, इससे संबंधित आपने यही ध्यान रखना है। बूंदी प्रजामंडल का क्या रखना है? कांतिलाल जी का रखना है। अब बात आती है किशनलाल जोशी का संबंध किससे? तो किशनलाल जोशी जी का संबंध, जोशी को जोश आ गया। कहां पर जोश आया था? भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। कहां पर? भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। तो किशनलाल जोशी का संबंध किससे? भरतपुर प्रजामंडल से। जयनारायण व्यास का संबंध किससे? मारवाड़ प्रजामंडल से। किससे है? मारवाड़ प्रजा मंडल से आ गया। ठीक ना। अब ये इसके अंतर्गत मुख्य चीजें पूछी जा सकती है। अब यदि आप देखोगे, नेक्स्ट है कर्पूरचंद पाटनी। इनका संबंध किससे है? तो ये 1931 के अंतर्गत जो सबसे पहले यदि डेट के हिसाब से देखा जाए तो ये जयपुर प्रजामंडल। इसके बाद में इसके अंतर्गत जो बाद में वापिस से नए सिरे से हुआ था 1938 के अंतर्गत, जो अपने कर्पूरचंद पाटनी के बाद में रणछोड़दास जी गठानी वगैरह के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ था। रणछोड़दास जी गठानी का यहाँ से वैसे इससे संबंध नहीं होना चाहिए। वैसे आप तो इतना ही ध्यान रख लीजिए 1931 के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल, बाकी भी इसके अंतर्गत नहीं रखना है। आई थिंक वो मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखिए, किस समिति की सिफारिश से जयपुर में राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अब यहां से देखो क्वेश्चन कई बार ऐसा पुट होता है। अब पहली बात तो आती है कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी किसकी समिति की सिफारिश से हुआ था? तो देखो हीरालाल शास्त्री समिति का, यहां इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आती है शंकर राव और सत्यनारायण। देखो कंफ्यूजन यही पैदा होता है। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है सत्यनारायण राव समिति थी। सी ऑप्शन इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना है। अब सत्यनारायण राव समिति ने इसके अलावा देखो जयपुर को तो राजस्थान की राजधानी बनाया और कृषि विभाग का जो मुख्यालय, जो मुख्यालय है उसको भी कहां पर रखने का प्रयास किया गया था? इन्होंने भरतपुर की बात की थी। और ये जयपुर को राजधानी रखने वाला प्रोग्राम हुआ था 30 मार्च 1949 को। यहीं पर क्या बन गया था? वृद्ध राजस्थान बन गया था। और इसीलिए जो 30 मार्च है इसी को राजस्थान दिवस बना रहे हैं। राजस्थान दिवस सत्य है, सत्यनारायण राव समिति आ गई है। अब बात आती है नेक्स्ट शंकर राव का देखो सीधा सा संबंध है मत्स्य संघ से। जो पंचम चरण हुआ था जिसमें पहले भी वैसे मत्स्य संघ बना था, वो तो प्रथम चरण के अंतर्गत बना है, परंतु
जो मत्स्य संघ को शामिल किया गया वो शामिल किया गया था अपने इसमें शंकरराव समिति के हिसाब से शामिल किया गया था। अभी देखो इसके अंतर्गत और क्वेश्चन आएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल करने के लिए बनाई गई समिति थी। तो बनाई गई सीधी सी समिति तो थी, तो बी ऑप्शन इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना है। तो इन्होंने जो मत्स्य संघ है उसको शामिल किया गया था। इसमें किसको शामिल किया गया था? मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को। अब मत्स्य संघ के अंतर्गत देखो ABCD जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग के अंतर्गत ही बना था, जो 18 मार्च 1948 से मार्च 1948 को बना था। तो ए से अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर याद रखने के लिए। अब बात आती है देखो, जो मत्स्य संघ के अंतर्गत क्या हुआ था, जो अपन क्रॉस के अंतर्गत देख सकते हैं, जो भरतपुर और धौलपुर थे, भरतपुर और धौलपुर थे, इनकी इच्छा थी कभी यूपी में जाए, और जो अलवर और करौली थे इनकी इच्छा थी राजस्थान के अंतर्गत जाए। तो शंकरराव समिति ने जो भरतपुर और धौलपुर थे इनको भी कहा कि बिल्कुल आप राजस्थान के अंतर्गत शामिल हो जाइए। तो ये सत्यनारायण राव समिति और शंकरराव समिति की बातें हो गई। अब बात आती है हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री का तो इतना सा ध्यान रखना है कि इन्होंने जो वनस्थली विद्यापीठ है उसकी स्थापना की थी, और जो संविधान जो वह समिति थी उसके भी सदस्य रहे थे। तो ये इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो नेक्स्ट देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। देखो इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हुई है, इनको अपन को ध्यान रखना है। जैसे एक बच्चा है और बच्चा बहुत ही ज्यादा बदमाश है, तो क्या कहते हैं, और खूब डांस वांस करता है, ऐसा लगता है कि उसके कोई जैसे कोई माँ के अंतर्गत पेट में भी क्या था, डीजे था। तो याद करने की बातें हैं। देखो जैसे कोई सोन कुमार है, कौन है? सोन कुमार है। सोन कुमार की क्या है, याद करने के लिए सिर्फ फालतू में ऐसा अपने दिमाग में ऐसा कचरा नहीं रखना है। सोन कुमार की जो बीबी है उसके क्या है, बीबी के पेट में डीजे, ठीक ना, डीजे। इसीलिए बच्चा सारा क्या करता है, सोन कुमार जी का बच्चा अपने डांस करता रहता है। अब यहां से याद रखने के लिए, ठीक ना, ये क्या है, साफुरा है। ये क्या है, साफुरा है। क से क्या है, कोटा है, कोटा है। बी से याद रह जाएंगे सभी के सभी नाम के नाम रह जाएंगे, बूंदी है। बूंदी के बाद में क्या आ गया, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बाद में क्या देखोगे, यहां पर किशनगढ़ है, किशनगढ़ है। किशनगढ़ के बाद में क्या आ गया, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के बाद में क्या आ गया, टोंक आ गया। टोंक के बाद में आप देखोगे डूंगरपुर और झालावाड़ आ गया, डूंगरपुर और झालावाड़ आ गया। अब इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन से कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जो 9 रियासतें शामिल हुई थी 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को अंतर्गत इसके अंतर्गत जो राजस्थान संघ बना था, तो कौन कौन सी थी, तो वो यहाँ से सीधा ही पता चलता है कि उदयपुर, जोधपुर नहीं थी, बाकी सभी की सभी इसके अंतर्गत आ रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए गलत युग्म का चयन करना है। करौली प्रजामंडल का संबंध क्या त्रिलोकचंद जी माथुर से था, तो बिल्कुल करौली प्रजामंडल का संबंध किससे था, त्रिलोकचंद जी माथुर से। 1938 के अंतर्गत ये बन गया था। अब बात आती है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ के बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह जी मेहता, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, इन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल नाम कहते ही सीधा सा आना चाहिए पंडित मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य, ये 1936 के आसपास बना था। अब यहाँ से पंडित हरिनारायण जी शर्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। झालावाड़ प्रजामंडल का बिल्कुल मांगीलाल जी भव्य, ये इसी से संबंधित चीज आ रही है। तो इनके द्वारा इस प्रकार से झालावाड़ के अंतर्गत मांगीलाल जी भव्य ने इनकी स्थापना के अंतर्गत जो योगदान वगैरह दिया था, ठीक ना। और एक बात और है, जो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल की इतना सा याद रखना है कि जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, कलकत्ता के अंतर्गत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, कलकत्ता के अंतर्गत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहां पर आया हुआ है, तो मानगढ़ धाम के अंतर्गत सीधा याद रखना है, एक तो बांसवाड़ा के अंतर्गत रखना है। अब बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या था कि जो भीलों के अंतर्गत कई प्रकार की जो सामाजिक राजनीतिक कई समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने कौन थे, गोविंद गुरु। कौन थे, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने एक तो सबसे पहले 1883 के अंतर्गत एक सभा की स्थापना की थी, इन किन के अंतर्गत बिलों में सुधार के लिए, उसका नाम क्या था, सम सभा।
क्या था? समसभा था। अब समसभा के बाद में ये इनको मानगढ़ धाम है जो बांसवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ, वहाँ कुछ उपदेश देते थे जिनमें राजनीतिक सामाजिक कुछ समस्याएं थी, उनका समस्याओं का सोल्यूशन किया जाता था। हालांकि इनका जन्म खुद का डूंगरपुर के अंतर्गत हुआ था, काम यहाँ पर किया था। अब इसके अलावा 1913 के अंतर्गत ये एक सम्मेलन कर रहे थे, एक अपने आंदोलन के लिए, आंदोलन ऐसा कुछ नहीं था, सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे। अब इस सम्मेलन में कई प्रकार की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान यहाँ पर एक अपने यहाँ पर जो उनके द्वारा जो मेजर कुछ ऐसे थे चट्टान वगैरह, उनके द्वारा गोलीबारी कर दी गई और गोलीबारी के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा दुर्घटना घटी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसीलिए इसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, मानगढ़ धाम। गोविंद गुरु और उनके गोविंद गुरु के अंतर्गत क्या थी? समसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1930 के अंतर्गत, यहाँ पर देखो 1903 नहीं है, सॉरी, इसके अंतर्गत 1903 करना है। क्या करना है? 1903 के अंतर्गत किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया और जिससे प्रत्येक पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था? तो ये चौरी कर लगाया था अपने बिजूली किसान आंदोलन के अंतर्गत ही देख लोगे तो बी के अंतर्गत क्या थे? अपने कृष्ण सिंह जी। और पृथ्वी सिंह जी ने क्या किया था? उत्तराधिकार कर लगाया था। क्या कर, कौन सा कर लगाया था? उत्तराधिकार कर लगाया था। और उत्तराधिकार कर के अंतर्गत भी ये जो तलवार बंदाई कर कहते थे, इसको क्या कहते थे? तलवार बंदाई कर थे। ये इस प्रकार का उत्तराधिकार कर था। नेक्स्ट देखिए, 21 जून को सूर्य राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत लंबवत चमकता है? तो ये ध्यान रखना है, सूर्य किस के अंतर्गत चमकता है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ से क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। याद करने के लिए देखो, कर्क रेखा भी वैसे आपके इसके अंतर्गत यू के हिसाब से तो नहीं है, पर देखो GRMC JP MT PTMT या PTM जो आजकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने लगी है, GRMCG, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये यहाँ से अपने कर्क रेखा होकर के 23.5 डिग्री से निकल रही है। और अब इसके अंतर्गत आता है किस जिले के अंतर्गत लंबवत चमकता है? तो कर्क रेखा पर होगा, तो बांसवाड़ा सबसे इस कर्क रेखा के सबसे इधर नजदीक के अंतर्गत हो गया, तो ये बांसवाड़ा के अंतर्गत बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और ये यहाँ से देखोगे जो अपने ये आ गया, यही कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत यदि अपन को देखना है तो इतना ही देखना है, ठीक ना। तो मुख्य चीज क्या है? बांसवाड़ा को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से लेकर के दक्षिण। अब देखो, यदि अपन यहां से देखें तो ये इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण ये वाला क्रम देख रहे हैं। यहां पर कौन कौन से आ गए? तो सबसे ऊपर ऊपर क्या आ गया है? गंगानगर आ गया है। और गंगानगर के जो मुख्य यहां से जगह है वो क्या है? हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट के बाद में गंगानगर, और गंगानगर के अंतर्गत भी आप देखोगे फिर आता बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। तो ये इसका सही क्रम है और ये ए ऑप्शन के अंतर्गत ही मिल जाता है। टोटल लंबाई कितनी आती है? 1070 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। तो अब बात आती है, देखो गंगानगर 210 किलोमीटर के आसपास है, बीकानेर है जो 168 किलोमीटर है, जैसलमेर है जो 464 किलोमीटर है और बाड़मेर है जो 228 किलोमीटर। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है? सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी है? जैसलमेर की। सबसे कम सीमा किसकी है? तो ये है अपने बीकानेर की। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा तो जैसलमेर की है, सबसे जो कम सीमा है वो है बीकानेर की, और टोटल मिलाकर के 1070 के आसपास आती है। नेक्स्ट देखिए, छप्पन की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग के अंतर्गत स्थित है? अब अपन ने बात की है छप्पन की पहाड़ी की बात की है, छप्पन के मैदान की बात नहीं की है, छप्पन के पहाड़ी की बात की है। तो छप्पन की पहाड़ी है जो कहां पर आई हुई है? बाड़मेर के अंतर्गत है, डी ऑप्शन। देखो अब छप्पन के मैदान की बात करें, छप्पन के मैदान की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या आ जाता है? छप्पन का मैदान। ये 56 गांवों का समूह है और अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये अपने क्या कहेंगे 56 गांवों के समूह और माई बेसिन का क्षेत्र है। इसको क्या कहते हैं? माई बेसिन, नदी बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। अब बात आती है कोटा झालावाड़ के अंतर्गत यदि देखा जाए तो क्या ऐसी चीज मुख्य आ सकती है? तो कोटा झालावाड़ का एक तो चीज यही ध्यान रखनी है कि कोटा झालावाड़ को अपन क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है। एक आध कोई छोटा सा बिंदु हो तो अपन याद रख सकते हैं, अर्धचंद्राकार चंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है। उदयपुर के अंतर्गत देखेंगे
तो उदयपुर के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से जो बसा हुआ है उदयपुर, ऐसे पहाड़ी आई हुई गिरवाकार, तो इनको क्या कहते हैं? गिरवाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवाकार। उदयपुर के अंतर्गत कौन से प्रकार की आई हुई है? तो ये तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा है और गिरवाकार आई हुई है। और उदयपुर के अंतर्गत तो क्या है? ये तस्तरी नुमा आई हुई है, गिरवाकार है, और यहाँ पर कट्टे फटे पठार है, जिसे उदयपुर के अंतर्गत ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है, जिसे लाशड़िया का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाशड़िया का पठार कहते हैं, जो यहाँ पर उदयपुर के अंतर्गत ये कट्टा फटा पठार आया हुआ है। अब इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा को और क्या कहते हैं? तो वागड़ भी कह देते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? वागड़ कहते थे। परंतु बांगड़ है, बांगड़ है, ये इसके अंतर्गत बी ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा है वागड़। अब आती थी बांगड़ की, तो बांगड़ ये जो सिक्कर, झुंझुनू, नागौर वाला जो एरिया है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बांगड़ कहा जाता है। तो मुख्य मुख्य चीज़ें यदि देखी जाए तो यही चीज़ें यहाँ पर आती है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार स्थित कौन सा है? तो सबसे पहले तो यदि इसको क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या आता है? बोराट का पठार, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब कुंभलगढ़ तो भाई आता है राजसमंद के अंतर्गत, कुंभलगढ़ तो आता है राजसमंद के अंतर्गत, और जो गोगुंदा है वो आता है अपने उदयपुर के अंतर्गत। तो ये कुंभलगढ़, ये अपने राजसमंद, और ये उदयपुर हो गया। इनके बीच वाला जो एरिया है, इसी एरिया को क्या कहा जाता है? बोराट का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है जो उड़िया का पठार है, वो कहाँ पर आया हुआ है? सिरोही के अंतर्गत आया हुआ। कहाँ पर आया हुआ? सिरोही के अंतर्गत। गुरु शिखर है जो राज्य का सबसे ऊंचा जो पठार है, वो उड़िया का पठार है। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो यहाँ पर हाड़ौती के अंतर्गत ही क्या है? 12, और 12 के अंतर्गत रामगढ़ है, और रामगढ़ के अंतर्गत कैसी आई हुई है? गोलाकार पहाड़ियाँ आई हुई है, और ये घोड़े की नाल जैसी है। गोलाकार कैसी है? घोड़े की नाल जैसी। इसे इन्हें हॉर्स शू अपने सेप्ट भी कहा जाता है, हॉर्स शू सेप्ट कहा जाता है। जैसे घोड़े की ऐसी नाल होती है ना, उसी प्रकार से इनकी आकृति होती है, इसलिए हॉर्स शू सेप्ट कहा जाता है। पोतवार का पठार कुछ पाकिस्तान के अंतर्गत ही है, कई कई जगह किताबों में पिडमांट, ये देवगढ़ वाला है, उसको भी पोतवार इस प्रकार से लिखा हुआ है। हालांकि ये जो पाकिस्तान के जो ऊपर वाला एरिया है, वहीं पर इस प्रकार का पोतवार का पठार है। इसको आप पूरा वेरीफाई करके अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है। वैसे तो देखोगे भारतीय संसद के अंतर्गत जो शून्यकाल शब्द है, वो शून्यकाल शब्द क्या है? ऐसा शब्द नहीं है, ये अपने भारतीय जो है उसी की खुद की पहल है। अब बात आती है संसद का जो अपन कह सकते हैं, यदि इसके अंतर्गत देखोगे तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल किया जाता है। अब प्रश्नकाल के अंतर्गत जो 1 घंटे का समय है, और ये समय कौन सा आता है? वैसे इसके एक मतलब कि जो 12 बजे के बाद है, 12 बजे से लेकर के जो भी नेक्स्ट अपने टाइम पीरियड है, वो रखा गया है, अपने शून्यकाल का समय रखा गया। अब इस 12 बजे से स्टार्ट होता है, शून्यकाल का रखा है। इसमें संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत वैसे शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। अब बात आती है किसकी है? तो ये भारत की जो खुद की अपनी देन है, और वर्तमान के अंतर्गत इसी प्रक्रिया के अंतर्गत 20 मुद्दे जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं, वो प्रश्नकाल के ठीक बाद में शून्यकाल के अंतर्गत उठाए जा सकते हैं। अब बात आती है जो संसद के जो प्रथम घंटा है, प्रथम घंटा किसका सॉरी, ये समय है जो ये क्या है? प्रश्नकाल है। ये क्या है? प्रश्नकाल है। और प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, एक तो तारांकित, एक अतारांकित, और एक अपने अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तो इनको अपन को देख लेना है। तारांकित के अंतर्गत क्या है? प्रश्न होते हैं जो मौखिक होते हैं, इनके उत्तर क्या होते हैं? पूर्व प्रश्न इसके अंतर्गत मौखिक होते हैं, और पूर्व प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अतारांकित के अंतर्गत लिखित होते हैं और पूर्व सूचना दे दी जाती है। ये इस प्रकार के अतारांकित है। अल्प सूचना वाले के अंतर्गत समय कम होता है, और इसके अंतर्गत ये मंत्री से इस प्रकार से 10 दिन पूर्व सूचना इसके लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार की बातें आती है, बाकी इनका दोनों का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका यदि अपने यहां देखी जाए तो संसदीय एक्ट का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक संशोधन नहीं है, ये क्या है? न्यायिक पहल है। और ये न्यायिक पहल है जो अपन ने ली कहां से है? यूएसए के द्वारा ली गई। अब देखो समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि कई बार ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, उनको जानकारी नहीं है, और वो अपना मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते, इतना पैसा उनके पास में नहीं है। इस चीज के लिए 80 के दशक के अंतर्गत अपने यहाँ के 2 न्यायमूर्ति थे, एक तो पी.एन. भगवती, और दूसरे जो न्यायाधीश हैं वो है कृष्णा अय्यर। इन दोनों ने क्या कहा
कि इस प्रकार से एक PIL होनी चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये यहाँ से पता चल जाता है वैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि किसी के बारे में भी इस प्रकार का कोई पीड़ित है, उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पत्र लिखकर भी उसके अंतर्गत बात की जा सकती है। और ये जो अपने बात आती है, ये अपने जो अनुच्छेद 39A जो नीति निर्देशक तत्व है, वो सामाजिक न्याय की बात करता है। सबको देखो समान न्याय मिलना चाहिए, सबके बारे में हित होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय के बारे में बता रहा है। एक बात इसके अंतर्गत आती है, जो रिटें रखी गई है वो रिटों के अंतर्गत ही इनको भी रखा गया है। जनहित याचिका भी अपने अनुच्छेद यदि बात आए तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस प्रकार की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद पर उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब मूल ढांचे से मेनका गांधी और इनका कोई भी इस प्रकार का ज्यादा संबंध नहीं है, इनके गोपालन का नहीं। अब अपन देखते हैं गोलकनाथ का क्या है। देखो, जब संविधान संशोधन के जो मूल ढांचे की बात आई थी, मूल ढांचे के अंतर्गत पहले आए थे कोई शंकरी प्रसाद करके आए थे। इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत क्या है, मूल अधिकारों में संशोधन किए जा सकते हैं। ये आए थे शंकरी प्रसाद आए थे 1951 के अंतर्गत। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है पर अच्छी चीजें हैं, इनको आप ध्यान भी रखना है। शंकरी प्रसाद के बाद में एक आए थे अपने सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी ने इन्होंने क्या कहा, जो इन्होंने ये बातें की थी, सज्जन सिंह जी ने इन्होंने बातें की थी, उन्हीं बातों को इन्होंने दोहरा दिया। ठीक है भाई। उसके बाद में आए थे गोलकनाथ। कौन आए थे? गोलकनाथ जी ने 1967 के अंतर्गत, ये आए थे 67 के अंतर्गत आए थे। और 67 के अंतर्गत आने के बाद में इनकी मुख्य बात थी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किसमें संशोधन कर सकती है? इन्होंने बात कर दी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है भाई, बात हो गई। अब इसके बाद में आया संशोधन गोलकनाथ जी फिर आ गया था 24 से पहले इन्होंने क्या किया, संशोधन नहीं कर सकती है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, संशोधन नहीं कर सकती है, तो इन्होंने कह दिया गोलकनाथ जी ने 1967 के अंतर्गत। अब आई इंदिरा गांधी ने एक अपने संशोधन किया और 24वां संशोधन किया 1971 के अंतर्गत, और उन्होंने कहा कि संसद के मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर अंततः यहाँ पर जुडिशियल भी थक जाते हैं और थक करके भेजा जाता केशवानंद को। केशवानंद बिल्कुल एडजस्टेबल होते हैं, नो स्पिट की ये समिति होती है। 24 अप्रैल 1974 के आसपास ये बनती है। और ये कहते हैं कि मूल ढांचे के अंतर्गत चेंजेस तो किया जा सकता है, भाई आप कर लो चेंज, पर मूल ढांचे के अंतर्गत चेंज नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा मूल ढांचा क्या है, तो भाई मूल ढांचा तो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। ये बात इन्होंने केशवानंद भारती ने कह दी 1974 के अंतर्गत। इसके बाद में आई इंदिरा गांधी वापिस से, और इंदिरा गांधी ने एक अपने अमेंडमेंट किया और 39वां अमेंडमेंट किया। उन्होंने कहा बुनियादी जो मूल ढांचे के सिद्धांत की इन्होंने बात की थी 1975 के अंतर्गत की थी कि हम तय करेंगे, ये संसद ही तय करेगी जो बुनियादी ढांचा क्या है। इसके बाद में फिर आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अब संसद न्यायालय की चुनौती नहीं करेगी। अब इनके बाद में सबसे लास्ट के अंतर्गत आया था जो मिनर्वा मिल और वामन राव मामला। इन्होंने 1900 कहा कि जो अपने केशवानंद भारती ने कह दिया वो क्या है, फाइनली है वामन राव के द्वारा। इसके बाद में इनको सर्वोच्चता के अंतर्गत दे दी है। अब बात आती है कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। तो मूल ढांचे के अंतर्गत जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, संसदीय अपने शासन व्यवस्था है, न्याय समीक्षा है, पंथ निरपेक्षता है, इस प्रकार की जो जितनी भी चीजें वो क्या है अपने संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देख लीजिए इनको। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय का निम्नलिखित में से क्या अधिकार प्राप्त है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत क्या प्राप्त है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक, उसके अंतर्गत वापस से उसका रिव्यू किया जा सकता है। बात इतनी सी है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। तो ये बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती है, और वर्तमान के अंतर्गत कितनी है, 34 है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, DY चंद्रचूड़ है। कौन है, VI चंद्रचूड़ है। ये आई थिंक 50वें अपने मुख्य न्यायाधीश है। जो स्टार्ट अपने बना था जब उच्चतम न्यायालय हुआ था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, और इनकी बातें कहाँ की गई है, 184 एक के अंतर्गत की गई है। तो ये यहां से इतना ही मोटा क्वेश्चन बनता है। फिर बात आती है उच्चतम न्यायालय। देखो ये सेक, वैसे सेक का यहां पर कोई
अर्थ नहीं है। उच्चतम न्यायालय से क्या है, से कानूनी मामलों को किस में परामर्श दे सकता है, तो कानूनी मामलों के अंतर्गत ये राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है और राष्ट्रपति इससे परामर्श मांग सकता है। इस संविधान की कोई व्याख्या से संबंधित चीज है तो यहां पर राष्ट्रपति आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्थाएं किसी भी प्रश्न के लिए कोई निर्णय के पूरे निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो 103 के अंतर्गत बात ही ये की गई है कि यदि कोई किसी की डिस्क्वालिफिकेशन करनी है, डिस्क्वालीफाई करना है, निरर्थता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों को उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये यहां पर है। और सलाह किसकी लेगा, यहां पर निर्वाचन आयोग की। देखो इसमें जो धारा 143 थी, किसी समय मैंने भी ऐसा देखा था, याद करने के लिए सिर्फ ये देखो एक अक्षर है आई, ये कितना है 4 अक्षर आ रहे हैं और एक आ रहा 3 अक्षर का आ रहा है, ठीक ना। तो ये शब्द यदि आप देखोगे तो इसमें यदि कोई किसी को कहता है कि भाई ये बात है, ये परामर्श मांगने के लिए कहता है, अब ये भी चाहे तो परामर्श दे या फिर नहीं दे। तो ऐसा याद करने के लिए अपन याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, परामर्श मांगा जा रहा है, पर परामर्श में हाँ भी दे भी सकता है और नहीं भी माने, और दे भी दे तो ये इसकी इच्छा है कि माने या नहीं माने। तो सेम के सेम वही स्थितियां हैं। देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो एक तो दिया गया दुर्गाराम जी जो मुआल है, उदयपुर के अंतर्गत टीचर लगे हुए हैं। एक है अपने सुश्री जी जो सुनीता गुलाटी जी, ये बीकानेर के अंतर्गत ये टीचर लगे हुए हैं। इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और कई बार मेरे इनसे बातें भी हो रखी है। ही इज वेरी डिसेंट पर्सन है। ये अपने जो डेगना है, डेगना के अंतर्गत एक कोई गोरडी चाचा और गोरडी करना 2 है, अपने पास में आए हुए हैं, उसी गांव के ये है। तो अच्छे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर उदयपुर के अंतर्गत इनकी पोस्टिंग हुई, जो 3rd ग्रेड के रूप में जहाँ पे भी लगते ही इन्होंने काम क्या वहाँ कुछ जो आदिवासी एरिया था, आदिवासी एरिया से एक तो तस्करी होती थी, बच्चों की तस्करी होती थी, एक तो उसको उन्होंने रोकने का काम किया और बच्चों को स्कूल के अंतर्गत मोटिवेट करने का काम किया गया। अब जो सुश्री सुनीता गुलाटी जी है, इन्होंने हुई तो सामान्य पद पर इनकी पोस्टिंग हुई, परंतु इन्होंने जो मूक बधिर स्पेशल बीएड करके इन्होंने मूक बधिर बच्चों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का काम किया गया है। अब इसमें 50,000 रुपये प्लस प्रमाण पत्र वगैरह ये चीज़ें मिलती है और राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। ये बात आती है दुर्गाराम जी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वैसे। भारत के राजस्थान के 2 ही हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसको नियुक्त किया गया, तो कौन है, आर वेंकट रमन आर्य है। अनिल चौहान कौन है, तो अनिल चौहान जी अपने पहले, यदि आपने क्रोनोलॉजी हाउ टू रीड क्रोनोलॉजी है वो नहीं देखी तो भी उससे देख सकते हैं। सीडीएस कौन है, अनिल चौहान जी। जस्टिस वीआई चंद्रचूड़ ये बन गए अपने चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और राजीव बहल जी है, इनका वैसे पूछा नहीं जाएगा, आईसीएमआर के नए महानिदेशक बन गए हैं, आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं। तो ये इतना ही ध्यान रखना है, वैसे ज़्यादा नहीं रखिए। जिमेक्स 2022 अभ्यास किन 2 देशों के बीच के अंतर्गत है, देखो फटाफट इनको देख लीजिए, भारत और जापान के बीच के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 जो फ्रिगेट है किस 5वें स्थित युद्धपोत की मुंबई मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स 11 सितंबर 2022 से लॉन्च किया गया। तो ये था अपने आईएनएस तारागिरी। अब इसके 6 और 7 इस प्रकार के ये युद्धपोत है। 7वें के अंतर्गत फिर 6 विंध्यगिरी और 7वां होगा महेंद्रगिरी। तो अभी तक अपन को क्या रखना है, तारागिरी है। तो ये जो नीलगिरी है श्रेणी है उसकी वहाँ के 7 पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर इनके नाम रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर के जो इंडिया गेट के जो रास्ता है उसका नाम नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को क्या किया गया, कर्तव्य पथ रख दिया गया था। इसके अंतर्गत बी ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंतर्गत भी बी ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति है, ठीक है। जयपुर के हस्तशिल्प म्यूजियम बनाया गया, ठीक है, 2026 तक रहेगी, सभी संगत है। इसको बताने का सिर्फ आपका यही था कि इसमें बहुत सारी चीजें आप जो याद करने वाली है उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समय समाप्ति के समय उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति जो भरने की अवधि है कितने टाइम के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो ये चीज दी हुई है, ये अपने धारा 43 के अंतर्गत दी हुई है। कहां पर दी हुई है, धारा 43 के अंतर्गत दी हुई है।
कोई एक्सेप्शनल अप्रियारी कारण हो जाए तो उसके लिए जो इलेक्शन है उनकी अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने के लिए अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिला न्यायाधीश के आदेश पर किसे अपील की जा सकती है? तो अपील तो वही अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। ये अपील किसको की जाएगी? उच्च न्यायालय के अंतर्गत की जाएगी। कहां पर की जाएगी? उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और अपील की जो बात की गई है वो धारा 32 के अंतर्गत की गई है। अब देखो, एक तो अपील करेगा तो 30 दिन के भीतर करेगा। सबसे पहली चीज तो क्या है? जिला न्यायाधीश 30 दिन के भीतर करेगा। उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय क्या कहेगा कि इसके जो जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश है इसके काम को रोक भी सकता है। और इस केस को जो निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट के पास में भी कितना है टाइम, ऐसा नहीं कि पेंडिंग पड़ा रहने दे। तो ये अपने 3 माह तक का टाइम पीरियड दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(2) के अंतर्गत नगर निगम के चयनित अधिकारी क्या कहलाते हैं? अब देखो, अपन ने बात की है नगर निगम की। नगर निगम के अंतर्गत 43(2), 43(1) के अंतर्गत तो जो इनके अध्यक्षों की बात की गई है, और बाकी इसके अंतर्गत उप महापौर होगा। क्या होगा? उप महापौर होगा। अब 3 चीजें हैं, एक तो नगर निगम, एक होती है नगर परिषद, और एक होती है नगर पालिका बोर्ड। ये चीजें हैं। अब इनमें क्या होता है? नगर निगम के अंतर्गत क्या कहलाता है? अध्यक्ष, महापौर। नगर परिषद में सभापति, और इसके अंतर्गत अध्यक्ष होता है। अब यही उप महापौर, उप सभापति और उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अंतर्गत उपाध्यक्ष, ये चीजें भी होती है। तो ये ध्यान रखना क्या होता है? चयनित अधिकारी को पहचानेंगे क्या होगा? उप महापौर होगा। तो ये ध्यान रखना है, महापौर, सभापति और अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से उप लगा करके ये दूसरी चीजें हो जाएगी ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के अंतर्गत नगरपालिका मास्टर प्लान बनाने के संदर्भ में किससे परामर्श लेगी? एक तो नगरपालिका महानगर विकास समिति, जिसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक जो लोग होते हैं, जिला समिति, राज्य के मुख्य नगरपालिका नियोजक, इन सभी से सलाह लेने के बाद में मास्टर प्लान बनाया जाता है, जो 20 साल के लिए बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 162, धारा देखो, इसके साथ साथ में 2-2, 3-3 चीजें आ रही है। योजना के पश्चातवर्ती रूपांतरण नहीं किए जा सकते। किन चीजों के अंतर्गत पश्चातवर्ती रूपांतरण नहीं किए जा सकते? तो इन 3 चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद में योजना के अंतर्गत बाकी सभी चीजें परिवर्तन हो सकती है, परंतु योजना का जो मुख्य ढांचा है वो नहीं परिवर्तन होता है। भूमि उपयोग से संबंधित है, यदि किसी एग्रीकल्चर लैंड है या कोई कमर्शियल लैंड है, उनके भूमि उपयोग से संबंधित चीजें चेंज नहीं होती है। और जनसंख्या घनत्व, कौन से एरिया के अंतर्गत कितना जनसंख्या रखनी है या क्या उसके मानक है, वो भी मानक चेंज नहीं होते। तो इन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। 162 के अंतर्गत आ रही है। 162 के अंतर्गत क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, धारा 162। इनको धाराओं को इस प्रकार के पेपर चिपका करके इनको डेली के डेली, जैसे कोई हनुमान चालीसा या शिव चालीसा पढ़ता है उसी प्रकार से, या कोई अपने नमाज का पाठ करता है, और हर तरीके से उसे अपन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 167, देखो क्या कह रहा है? धारा 167, अपराधिकृत विकास, योजना के असंगत भूमि, योजना के, एक सेकेंड इसमें बता दिया था, हाँ, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा ना। सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ रही है। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका के 167 के अंतर्गत अपराधिकृत विकास योजना में जो असंगत भूमि है, कौन सी आ रही है? असंगत भूमि है, के लिए जुर्माना राशि कितनी है? अपराधिकृत का मतलब होता है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो गया है, और असंगत भूमि के लिए जुर्माना राशि कितनी की जा सकती है? तो 1000, यहां से कोई मतलब नहीं है, 2000 से मतलब नहीं है, 500 रुपए भी ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके अंतर्गत क्या है? 5000 है। अपराधिकृत विकास 167 के अंतर्गत बात की गई। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 से स्टार्ट हुआ था, 160 के अंतर्गत बात कर रहे हैं। योजना तैयार करने के लिए, मंजूर करने के लिए अपनाई जाने वाली जो है सलाहकार समिति। सबसे पहले देखो, 159 के अंतर्गत तो अपन ने नगरपालिका की जो मास्टर प्लान की बात की। अब बात हो गई, मास्टर प्लान बन गया है, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन मंजूरी के बारे में कि भाई इसकी कौन मंजूरी करेगा। तो इसकी मंजूरी के लिए एक होती है, ये सब चीज़ें गजट नोटिफाइड वगैरह सब चीज़ें हो जाती है, एक होती है, फिर इसके बाद में कहा जाता है कि ठीक है कि नहीं, एक सलाहकार समिति होती है। सलाहकार समिति के अंतर्गत 6 प्रमुख नागरिक होते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के 6 प्रतिनिधि होते हैं, एनजीओ के 6 प्रतिनिधि होते हैं, इसके अलावा व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं, वहां संख्या नहीं लिखी है, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं।
अब नगर पालिका के 6 सदस्य या 6 सदस्य नहीं होते, क्या होते हैं, समस्त सदस्य इसके अपने सलाहकार समिति के अंतर्गत होते हैं। अब ये सलाह देगी, उसके बाद में अंतिम अनुमोदन है जो राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 183 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग पर नियमित लाइन व्यतीत जिला कलेक्टर को कितने दिन के अंतर्गत देख कह सकता है। तो ये अपने सीधा याद रख लेना, उसके अंतर्गत क्वेश्चन भी था डी, 30 दिन के अंतर्गत यदि वो जो व्यतीत व्यक्ति है कि भाई ये ऐसे जैसे कोई लाइन लगनी है, ये एक्स्ट्रा मार्ग है। अब इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें जो एक्वायर्ड कर रही है, एक्वायर्ड की जा रही है, तो वहाँ कुछ व्यतीत व्यक्ति होगा, वो 30 दिन के अंतर्गत जिला कलेक्टर के पास में इस प्रकार की अपील कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के अंतर्गत फुटपाथों पर न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो फुटपाथ और न्यूनतम चौड़ाई है, जो आसपास में ये मार्ग है आपका और ये आसपास के फुटपाथ है, तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 क्या कहती है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि उपयोग के परिवर्तन पर अनुज्ञात करने, मतलब परमिशन के लिए राज्य सरकार की शक्ति में लोक प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखो, सबसे पहले तो मूल दर और प्रचलित दर का अंतर लिया जाएगा, तो ये बात थोड़ी तर्कसंगत लगती है, ठीक है। प्रभार भी वसूले जाएंगे, कुछ चार्जेज भी है, वो भी ठीक लग रहा है। सपरिवर्तन प्रभार नगरपालिका निधि में लगेंगे, ये भी ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 3-3 4-4 क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 191 के अंतर्गत मार्गों और कोने पर भवन किस प्रकार के होंगे। 191 91 एक ही अपने एक से ही पता चल रहा है, 191 दोनों ये क्या है, मार्गों के कोने बन रहे हैं। एक से क्या बन रहा है, 191 कोना बन रहा है। कोना किस प्रकार का होना चाहिए, घुमावदार होना चाहिए। अब यदि ये नगरपालिका भूमि एक्वायर्ड करती है तो इनको कुछ न कुछ राशि दी जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इसको पैसा भी देंगे। ये अपने जो एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, इनकी सुविधाओं के लिए इस प्रकार के घुमावदार या फिर जो गोलाकार बनाए जाते हैं, घुमावदार या गोलाकार बनाए जाते हैं, ये धारा 191 के तहत है। और इसके अंतर्गत जो जमीन यदि एक्वायर्ड की जाएगी तो नगरपालिका उसके प्रतिकर कुछ पैसा देगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण किए जा सकते हैं। कोई पंडाल लगाया जा रहा है या कोई छोटा मोटा कार्य किया जा रहा है, कोई बूथ है, उसके अंतर्गत इस प्रकार का काम किया जाता है धारा 187 के अंतर्गत। बी ऑप्शन ध्यान रखना है। और इसमें पुलिस प्रभारी है, उससे सलाह ली जाती है कि कोई रास्ता इधर से उधर मोड़ना हो तो भी वो बता सकता है कि ऐसा यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अब जो धारा 183 कहती है उनको भी ध्यान रख लेना है। सार्वजनिक मार्ग की जो नियमित लाइन है, किसकी बात कर रहे हैं, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, सार्वजनिक मार्ग के नियमित लाइन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक कोई किसी का आ रहा है तो 1 माह पूर्व है उसको नोटिस देंगे। अब दोष सिद्धि हो गई तो 2000 से लेकर के 5000 तक का इसके अंतर्गत जुर्माना लग जाता है। और कोई निर्माण चल रहा है तो उसको रोका जा सकता है। और व्यथित व्यक्ति है तो वो वापस से वही बात कर रहा हूँ, 30 यहाँ से देखो 3 से 30 याद आ जाएगा। 30 दिन के अंतर्गत किसको, कलेक्टर को इसके अंतर्गत सूचना दे सकता है। अब बात आती है 185 के अंतर्गत जो भूमिगत उपयोग है, इसकी उपयोगिता के क्या है, नक्शे के बारे में बात की गई है। 185 में क्या है, नक्शे हैं। और मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस प्रकार के नक्शे तैयार करता है कि कहाँ से रोड, ये ऐसी चीजें निकाली जा सकती है। और जो धारा 91 एक से क्या रह जाएगा, इसके अंतर्गत ये कोने हैं, ये क्या है, मकानों के कोने हैं। इस प्रकार से 191 किससे संबंधित आ जाएगा, कोनों से संबंधित आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 171, वो 91 था, ये 171 है। इसके अंतर्गत परियोजना स्कीम क्रियान्वयन न होने के कितने समय बाद में व्यपगत हो जाएगी। ये याद वैसे भी रह जाएगा, व्यपगत होने वाला 2 वर्ष के अंतर्गत। 2 वर्ष के अंतर्गत यदि उसका जो आगे नहीं बढ़ा है तो क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाती है। योजना 171 के अंतर्गत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय नियम 1974 के 5 लाख से जो 10 लाख तक निविदा प्रारूप का प्रभार कितने होंगे। ये बात कर रहे हैं अपन प्रभार की। प्रभार मतलब एक्स्ट्रा चार्जेज, ये रुपए के अंतर्गत ही है, 20 रुपये 50 रुपये इस प्रकार के। देखो यदि इसके अंतर्गत बात की जाए तो अपन क्या कर रहे हैं, 20 रुपये कितने से कितने के बीच के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपने, ये कर रहे हैं 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की बात हो रही है। 5
5 लाख से लेकर के इसके अंतर्गत कितनी बात हो रही है, 10 लाख तक की बात कर रहे हैं। देखो अपने बिल्कुल यहाँ पर इसमें थोड़ा गलत कर रहे हैं ना, तो देखो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, ये तो अपने बात किए इससे क्रमिक से बढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसमें 5 लाख से नहीं है, ये 10,000 रुपये, ये क्या है 10,000 रुपये तक की बात है, 10,000 रुपये तक की बात है, तब तो 20 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये आएगा अपने 10,000, ये 10,000 है, इसी से आगे बढ़ जाएगा 1 लाख रुपये। अब 1 लाख से आगे बढ़ेगा, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक, 5 लाख तक आ जाएगा। अब बात यहाँ आ गई 5 लाख से 10 लाख, उल्टा अपन ने देख लिया था थोड़ा सा, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, ये कितना आ जाएगा 200 रुपये का प्रभार आ जाएगा। 10,000 20 रुपये, 10,000 से 1 लाख 50 रुपये, 1 लाख से 5 लाख ये इतने, और ये आ जाएगा इसमें। और 100 लाख से भी अधिक हो तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्रभार है जो 500 रुपये तक वसूला जा सकता है, ये इसके अंतर्गत मुख्य बात आ रही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के लोक निर्माण कार्यों में 1 लाख से लेकर के 10 लाख, 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की निविदाएं आमंत्रित करने की अवधि कितनी होगी। तो इसके अंतर्गत देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 दिन, 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक तो कितना आ जाएगा 1 लाख से 10 लाख, तब तो ये आ जाएगी 10 दिन। और 20 दिन का यहाँ पर वो कभी विशेष परिस्थिति होती है तब कम किए जाते हैं। बाकी ये 10 लाख से लेकर के, ये देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक, 10 लाख तक कितने होते हैं 10 लाख तक 10 दिन हो गए। अब 7 दिन है तो कम ही होंगे, ये 1 लाख रुपए तक की बात, ये बात करेंगे। 15 दिन है और 10 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब 10 लाख से लेकर के 100 लाख रुपए तक ये स्थिति आ जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका समान क्रय अधिनियम 1974 के 14 के अंतर्गत नगर परिषद, किसकी बात कर रहे हैं, नगर परिषद के आयुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति कितने रुपए की प्राप्त है। अब इसके नगर परिषद के आयुक्त की बात कर रहे हैं, तो ये सीधे से ध्यान रख लीजिए, वैसे सी ऑप्शन आ जाएगा, 2 लाख रुपए के अंतर्गत रखी जा रही है। 50 लाख रुपए जैसे सभापति वगैरह होते हैं उनका है, बाकी का इनका कोई यहाँ से सीधा सीधा संबंध नहीं है। नगर परिषद की बात की, नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत तो जैसे अलग चीज है और नगर निगम के अंतर्गत अलग चीज है। जो नगर पालिका बोर्ड है वहां पर थोड़ा सा इसके अंतर्गत, जैसे नगर परिषद के अंतर्गत जो आयुक्त है को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति कितनी दी हुई है, 2 लाख की दी हुई है, तो वहां पर सिर्फ 1 लाख रुपए तक की जो दी हुई है। अब इसके अंतर्गत देखिए, राजस्थान नगर पालिका समान क्रय अधिनियम 1974 के नियम 15 के अंतर्गत सहायक अभियंता का निर्माण कार्यों की अवस्था में कितने का अनुमान मूल्यों पर अनुमोदन कर सकता है। देखो सहायक अभियंता का यहाँ सीधा सा अर्थ है एएन, कौन है, एएन साहब आ रहे हैं। एएन साहब क्या करेंगे, इसमें 5 लाख तक का कर सकते हैं, कोई काम चल रहा है तो, ठीक है। जो जेएन है वो कर देगा 1 लाख रुपए तक का, इसमें तो ऑप्शन तो वैसे भी हो जाएगा। अब बात आती है एससी साहब, ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एससी साहब आते हैं, ये कितना कर देते हैं इसके अंतर्गत, क्या कहेंगे अपन 50 लाख रुपए ना। एएन से एससी क्या होगा, एएन से होगा एक्सियन, जो अधिशासी अधिकारी है वो कर देगा 50 लाख रुपए तक का। ये अनुमोदन के इनके तरीके होते हैं। तो 2 लाख का इसके अंतर्गत नहीं है, 1 लाख तक कनिष्ठ, 5 लाख तक एएन, और ये 50 लाख तक होगा जो एक्शन इसके अंतर्गत किया जा सकता है, अनुमोदन करता है। इसके एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट का अनुमोदन कर दिया। राजस्थान नगरपालिका समान क्रय अधिनियम 1974 के नियम 8 के अंतर्गत क्रय अधिकारी या निरीक्षण अधिकारी वस्तुओं के कितने प्रतिशत नमूने लेगा, उनको चेक करने के लिए कितने कम से कम नमूने चाहिए, वो 10% नमूने होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देख लीजिए, इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वर्तमान में प्रति थाली कितने रुपए का अनुदान दे रही है। तो वर्तमान के अंतर्गत जो अनुदान दे रही है, अनुदान की बात की है तो कितना है 17 रुपए हो रहा है। इससे पूर्व कितना दिया जाता था 22 रुपए, कुल कितना दिया जा रहा है 25 रुपए, 8 रुपए क्या है 8 रुपए के अंतर्गत खाना दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक के मामले में निम्न में से क्या सही, अकुशल को 259, अर्धकुशल को देखो 59 और 10 69 और 12 रुपए इसके अंतर्गत एक्स्ट्रा हो गए। 71 के अंतर्गत 12 करोगे 283 हो गए। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, और 333 जो उच्च कुशल हो गए 333, ये याद भी रह जाएगा। वैसे देखो, इंदिरा गांधी शहरी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो कार्य विशेष प्रकृति के होंगे उनकी स्वीकृति और निष्पादन की एक सामग्री लागत और पारिश्रमिक का अनुपात कितना होगा 75:25 हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य में रसोई संचालकों को संभाग स्तर पर, कहां पर दे रहे हैं, संभाग स्तर पर कितने रुपए दिए जा रहे हैं,
तो ये संभाग स्तर पर है जो 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, संभाग अलग अलग जितने भी अपने जो 7 संभाग हैं वहाँ पर ये 15,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई योजना के तहत संभाग स्तर पर प्रथम स्थान किसके लिए चुना गया था? धूलकोट को। धूलकोट जो धौलपुर के अंतर्गत है उसको संभाग स्तर पर चुना गया था। मेड़ता को ये ध्यान रखना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेड़ता ही है। मेड़ता के अंतर्गत जो एक्मोलाइट एग्रो मिनरल्स जो एक कोई प्राइवेट लिमिटेड है उसके दिया गया था और 21,000 रुपये। देखो इसके अंतर्गत ऑप्शन है जो ए ऑप्शन होगा, परंतु ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो नवलगढ़ है इनको भी जयपुर संभाग के अंतर्गत तीसरी पोजीशन मिली थी और 5,000 रुपये इसके अंतर्गत दिए गए थे। इतना ही ध्यान रखना है, जो ज़्यादा न्यूज़पेपर के अंतर्गत आ रखे हैं और वेबसाइट पर दे रखे हैं इसलिए इनको अपन देख रहे हैं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक भोजन प्राप्त करता है? तो 8 रुपये के अंतर्गत शुद्ध ताज़ा मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त 2020 को नगरीय निकायों में कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना शुभारंभ किया गया? शुभारंभ किया गया था 358 के अंतर्गत शुभारंभ किया गया था, नहीं फिर 512, फिर अब वर्तमान के अंतर्गत 370 हो गई। 352 का इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास का पूरा एंजॉय लें और इसी प्रकार से आप यदि टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें और उससे जुड़ जाएं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें काम किए जा सकते हैं उसका भी कमेंट्स करें। थैंक्स ए लॉट, सभी को धन्यवाद।